देखिए, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल्स और जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स मतलब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और जितने भी इथिलीन मिक्स्ड लिगेंड्स हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इससे बने हुए कॉम्प्लेक्सेस मेट मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, देयर शुड बी एटलीस्ट मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, मतलब मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में होना चाहिए। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे जो वेल प्रोनाउंस्ड कंपाउंड्स हैं वो क्या है, मेटल कार्बोनाइल्स हैं, है ना। मेटल कार्बोनाइल्स हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का मेन जो होता है फोकस वो मेटल कार्बोनाइल्स में होता है। तो मेटल कार्बोनाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग होमोलेप्टिक, एक को बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स लगे हों, जैसे कि मैं बोलूं NiCO4, FeCO4 5, CrCO6, ये होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल्स हैं जिसमें लिगेंड्स क्या है, सेम लिगेंड्स हैं। हेटेरोलेप्टिक कहने का मतलब है यहाँ पर जो लिगेंड्स रहेंगे वो मिक्स्ड लिगेंड्स रहेंगे, जैसे कि ये लग गया आपका, ऐसे ही देखो, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, पियानो स्टूल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, पियानो स्टूल कॉम्प्लेक्स। पियानो स्टूल क्यों बोल रहे हैं, पियानो बजाने का स्टूल तीन ऐसे तीन पैर में खड़ा रहता है और ऊपर में पियानो बजाने का रहता है, वैसे दिख रहा है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पियानो स्टूल कॉम्प्लेक्स। ये है हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल। तो होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक ये तो सिंपल है। फिर आगे हम लोग आते हैं मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। होमो है, हेट्रो के बाद इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही मेटल होगा, जैसे कि ये सब मोनोन्यूक्लियर है, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम, ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर है। ऐसे ही जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं उसमें से Fe2CO9, Ir4CO12, ऐसे ही RH4CO14 और बहुत सारे हैं, Mn2CO10 एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो ये है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स। चलिए, अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, मेटल कार्बोनाइल्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। एक तो मेटल कार्बोनाइल जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब पूछा जा सकता है। उसके अलावा कार्बोनाइल लिगेंड, मेटल कार्बोनाइल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मेटल कार्बोनाइल में क्या पूछा जा सकता है, देखो ये मेटल है जी, ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन, है ना। कोई भी प्रॉपर्टी, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेटल और कार्बन का बढ़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, डाउन होगा। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं बोलूं मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी जो मेटल कार्बन का बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज हम लोग देखेंगे, अगर इसका कम हो रहा है तो इसका बढ़ जाएगा, है ना, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग
ये देखेंगे कि मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग कैसे होती है, मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो देखते हैं भैया, ये मेटल है और ये कार्बोनाइल लिगेंड है जी, ये कार्बोनाइल लिगेंड। अब इस कार्बोनाइल लिगेंड या कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, ये मेटल को डोनेट करता है और बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को सॉल्व करेंगे जी। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सॉल्व करते हैं तो एरो की तरफ नेगेटिव और जो टेल रहता है उधर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये देखिएगा आप लोग, ये इसके भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग ये क्या हो जाएगा, m नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो मेटल क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देगा, है ना, जिससे मेटल और कार्बन के बीच या कार्बोनाइल लिगेंड के बीच क्या बन जाएगा जी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसी को, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, या इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। जिसके कारण से मेटल कार्बोनाइल जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा, जो बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा उसमें सिग्मा बॉन्ड जब बना रहा था तो सिग्मा बॉन्ड जब बना रहा था क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, लो रहता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट जब मेटल का रहता है तो ऐसे मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। और जो यहाँ पर डोनर लिगेंड, डोनर लिगेंड जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है भाई, कम है, ऐसे लिगेंड जिनकी, ऐसे डोनर, ऐसे लिगेंड्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम हो, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो मेटल कार्बोनाइल में क्या कौन सा इंटरेक्शन है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है। और अकॉर्डिंग टू हैंड पियर्सन्स हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर फेवरेबल। इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मरकरी एक सॉफ्ट मेटल है। मरकरी एक क्या है, सॉफ्ट मेटल है। तो मरकरी का जो हम बोले ओर्स जो है, तो ये सॉफ्ट लिगेंड जैसे कि सल्फाइड ओर के फॉर्म में ये मिलता है ना। मरकरी क्या है भाई, एक सॉफ्ट मेटल है, तो वो सॉफ्ट लिगेंड सल्फाइड के साथ बॉन्ड बनाता है और HgS इसके फॉर्म में हमको मिलता है। ऐसे ही आयरन 3+ के कंडीशन में एक हार्ड मेटल है जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड एक हार्ड लिगेंड है या हार्ड बेस है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल व्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑर्बिटल व्यू। तो ऑर्बिटल व्यू में हम लोग बनाते हैं, ये मेटल है और ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनके बीच ओवरलैपिंग होगा ऐसे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मेटल का मेटल का कौन सा है ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और लिगेंड का जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मेटल का
अनहाइब्रिड फील्ड डी ऑर्बिटल। कौन सा? अनहाइब्रिड फील्ड डी ऑर्बिटल, है ना। मेटल का कौन सा? अनहाइब्रिड फील्ड डी ऑर्बिटल। तो इसको लिख देते हैं, क्या है ये? अनहाइब्रिड फील्ड डी ऑर्बिटल, है ना। और इधर लिगेंड का कौन सा ऑर्बिटल होगा? कौन सा ऑर्बिटल है जी? वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना। वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब इन दोनों के बीच क्या होगा? पाई बॉन्डिंग। क्या होगा? पाई बॉन्डिंग होगा इनके बीच। इधर भी लिगेंड ऐसे बना सकते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड हमको दिख रहा है और पाई बॉन्डिंग दिख रहा है। अब मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अल्टीमेटली कार्बन क्या करेगा? मेटल से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन से जो बनने वाला बॉन्ड है उसका नेचर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैं बोलूं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बन का इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का मान लो इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल कार्बन का बढ़ेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा भी वैसे ही होगा, जैसे मेटल कार्बन का कम हो जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। अब यहीं पे हम लोग एक ऑर्डर लिख रहे हैं। मेटल यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर +1 में है, फिर मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं जी? हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? मेटल का डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स अब मेटल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहता है? लिगेंड को वापस देना चाहता है। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इंक्रीजेस। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पाई बॉन्डिंग इंक्रीजेस। क्या बोलेंगे जी? पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बढ़ रहा है, मतलब मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, पाई बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे? मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं यहीं पे? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू MC इंक्रीजेस, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ये यहाँ पे इतना अपन को देख लिया। अब हम लोग कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखते हैं किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। और यहाँ पे जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ये कहाँ रहते हैं? ये भैया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये कहाँ रहते हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। मतलब या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, सिग्मा
स्टार 2s ऑर्बिटल में ये रहते हैं। जो इनका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, सिग्मा स्टार 2s। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है जी। कहाँ है ये, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट कर दे, क्या कर दे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट कर दे, तो क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा यार। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जब भी आप रिमूव करोगे किसी भी एलिमेंट में, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, इसीलिए जब भी कभी ये BX3 ये लुईस एसिड को बॉन्ड और इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इंक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा भैया, इसका ज्यादा हो जाएगा, इस CO का, देन इस CO। ठीक है। अब इस कंडीशन में ये और भी कोई दूसरा लुईस एसिड भी, चलिए ऐसे ही कोई लुईस एसिड एल्युमिनियम ट्राईहेलो एल्युमिनियम भी यूज कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाएगा फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है। अब आप लोगों को इसी में और आप लोगों को कुछ मैं बताता हूं। जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं कि ये बोरॉन ट्राईहैलाइड में एक्स 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 यहां भी बैक बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता है। बैक बॉन्डिंग यहां भी होती है, पता है आप लोगों को ना, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है। देखो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जी। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। अब हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है यार, क्या है, 3 लोन पेयर है। तो ये 3 लोन पेयर किसमें है, इनके p ऑर्बिटल्स, इनके p ऑर्बिटल्स में। अगर फ्लोरीन की बात करूं तो 2p में है, क्लोरीन की बात करूं तो 3p में है, ब्रोमीन की बात करूं तो 4p, और आयोडीन की बात करूं तो 5p, जैसे भी, है ना। तो ऐसे इनके 2p जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, ये इसके वेकेंट 2pz ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी, sp2 है। sp2 है, दैट मींस कौन कौन से ऑर्बिटल यूटिलाइज्ड हैं, px और py। तो इसके जो वेकेंट pz ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करता है, ये जो x है वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, और तीनों x करते हैं एक के बाद एक के बाद एक। मतलब हम बोल सकते हैं बोरॉन में बोरॉन ट्राईहैलाइड में जब बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी भैया, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनमें आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाता है, इनमें आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इनकी थोड़ी एसिडिटी कम हो जाती है ना। अब यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था। अब देखेंगे यहां पर बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए कितने बॉन्ड बना लिए जी, 4, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। अब बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। अब भैया बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भैया, sp3 हो जाएगा, सेफ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अभी बोरान और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। यहाँ जो फ्री बोरॉन हैलाइड है ना, बोरान ट्राईहैलाइड, उनका जो दोनों का कैरेक्टर क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। अब क्या हो जाएगा, बोरॉन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, प्योर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्योर सिंगल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये
बोरान और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? प्योर सिंगल बॉन्ड। अब प्योर सिंगल बॉन्ड होगा तो बोरान हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ क्या था? छोटा। अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बोरॉन में जो बैक बॉन्डिंग हो रही थी हेलोजन के साथ, अब वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब जो वेकेंट जो 2pz ऑर्बिटल था उसने उसको किसके लिए यूज कर लिया? बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए यूज कर लिया। कहां से? लुईस बेस से। तो यहाँ पे ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। इसके वेकेंट 2pz ऑर्बिटल अब कार्बन मोनोऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो ये हेलोजन के साथ पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है फ्री CO पॉजिटिव, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 2185 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही फ्री CO, फ्री CO का होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल याद करते चलेंगे, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, है ना। उसके बाद टर्मिनल CO, मतलब मेटल और ये कार्बोनाइल ऐसे जुड़ा हो, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल कार्बोनाइल। तो टर्मिनल कार्बोनाइल का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो वेरी करता है 1860 से 2120 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद म्यू CO आता है, उसके उसी को कई बार μ2CO लिख देते हैं, म्यू CO, या उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दो मेटल के बीच ब्रिज बना रहा है, या ऐसे लिख देगा वो ऐसे। तो जो ब्रिजिंग CO है, जो दो मेटल को ब्रिज करके जोड़ रहा है, उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आता है 1750 से 1850। कहां तक? 1750 से 1850 तक। अब μ3CO, μ3CO मतलब वो कार्बोनाइल जो है कितने मेटल को जोड़ रहा है भैया? 3 मेटल को जोड़ रहा है। μ3CO उसका आता है 1600 से 1720, 1600 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। तो ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, 2185। फिर फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 2143। फिर टर्मिनल का होता है 1860 से 2120। कम होते जाएगा, जैसे जैसे ब्रिजिंग होते जा रहा है कम होते जा रहा है। क्यों? जितना ज्यादा मेटल उससे जुड़ते जाएगा पाई बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा मेटल जुड़ेगा उतना ज्यादा। तो यहाँ पर ये μ2CO का है 1750 से 1850, फिर ये μ3 का है। देखिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर में बताया था 3 से ज्यादा होगा, यहाँ क्या होगा? 3। ये ग्रेटर देन 3 होगा, ये 3 होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन 3, और इधर भी कम होते जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, क्योंकि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, सॉरी, हाँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है
बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक कंपाउंड दिया है, चलिए अब ये टर्मिनल है, टर्मिनल है तो इनका कितने से कितने पे आना चाहिए, 1860 से 2120 पे आना चाहिए, है ना। इनके बीच में तो इनका जो आता है एक्चुअल 2089 ऑफ 2019 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। दो आ रहा है, क्यों दो आ रहा है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा भाई। जो सिमेट्रिक स्ट्रेच है उसका वैल्यू क्या आता है, कम, एसिमेट्रिक स्ट्रेच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आता है। और इसका कितना आएगा, ब्रिजिंग का एक ही आएगा, ब्रिजिंग का कितने पे आता है, 1750 से 1850 के बीच आता है, तो इनका एक्सपेरिमेंटल मिलता है 1829 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो ये बात सुनो, इसमें हम लोगों को पता है, इसमें हम लोगों को पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा हमको, 3 ठो मिलेगा। कैसे कैसे, ब्रिजिंग का एक ही टाइप का मिलेगा क्योंकि तीनों का ब्रिजिंग एक टाइप है, लेकिन टर्मिनल जो है उनका स्ट्रेचिंग अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग अलग, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है कि इनमें कितने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, तो ये 3 वैल्यू दिया हुआ था, आपको छांटना था उसमें से। तो रेंज में आ रहा है भाई, ब्रिजिंग का कितने पे आएगा, 1750 से 1850 है, गिर रहा है रेंज में, ये आएगा 1860 से 2120 के बीच में आएगा, बिल्कुल आ रहा है टर्मिनल का। 2 फ्रीक्वेंसी इसलिए आया, एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक। और इसमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आप निकाल सकते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, और ये 4 नंबर में नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे कोई कंपाउंड मिल जाए, है ना, तो आप देखेंगे इसमें, इसमें ये जो लिगेंड, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, इसके अपोजिट वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसे। अगर ये लिगेंड सिग्मा डोनर होगा, ये लिगेंड क्या होगा, सिग्मा डोनर होगा, तो ये लिगेंड मेटल के साथ ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, या मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देगा। केवल सिग्मा डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, मेटल पे बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मेटल पे बढ़ाएगा, तो क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटल और कार्बन, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर हम पाई एसिड लिगेंड लेते हैं, क्या करते हैं, पाई एसिड लिगेंड लेते हैं, तो पाई एसिड लिगेंड ले रहे हैं। अब ये भी पाई एसिड लिगेंड है और ये भी पाई एसिड लिगेंड ले रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, पाई एसिडिटी जो लिगेंड लिए हैं उसका किससे कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कम। जो पाई एसिडिटी है लिगेंड का किससे कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कम है। तो पाई बॉन्डिंग किधर ज्यादा होगा, मेटल कार्बन में ज्यादा होगा। इधर वाले लिगेंड में जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा कम पाई एसिडिटी, तो इधर मेटल जो मेटल और
मेटल और लिगेंड के बीच, फास्फोरस के बीच जो पाई बॉन्डिंग है वो कम होगा, इधर क्या होगा अभी भी ज्यादा रहेगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे, ऐसा लिगेंड लेंगे जिसकी पाई एसिडिटी क्या है भैया, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कार्बोनाइल से ज्यादा है। तो पाई एसिडिटी अब कार्बोनाइल से ज्यादा है तो पाई बॉन्डिंग किधर होगा, मेटल और लिगेंड में होगा। अब इधर की ओर मेटल और कार्बन के बीच का पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेटल और कार्बन के बीच का पाई बॉन्डिंग क्या होगा, कम होगा, और कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा। पाई बॉन्डिंग कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा एमसी का, मेटल कार्बन का, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पाई हम लोग अब इधर को इसको जनरलाइज्ड वे में ऐसा बोल सकता हूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटल कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीजेस, मेटल कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ये चीज समझ आया कि नहीं आया। इसी मेटल कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसके बीच का, मेटल कार्बन के बीच का इंक्रीज होगा, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था इफेक्ट। आगे देखिए, हेक्साकार्बोनाइल वेनेडियम, हेक्साकार्बोनाइल वेनेडियम, ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 5। वेनेडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और ये हो जाएगा 12, कितना, 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई किसमें, नेट में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता फिर भी स्टेबल है, यही है वो। तो इसको ना कई लोग क्या करते हैं, कई बुक वाले इसको ना ऐसे लिखते हैं कि इसमें स्टेबल नहीं है इसलिए ये ना ऐसे बनाता है, नहीं ये गलत है। इट एग्जिस्ट इन सफिशिएंट स्टेबल फॉर्म इन एज 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ये 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं फिर भी ये थोड़ा स्टेबल होता है, सफिशिएंटली स्टेबल ये होता है जी। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता फिर भी सफिशिएंटली स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, हेक्साकार्बोनाइल वेनेडियम ऐसा कंपाउंड है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, या फिर इसको ऐसे लिख देते, चलो लिख ही देता हूं ना, क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये अब तीनों मेटल एक ही फैमिली के हैं, क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, है ना। और हम लोग इनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालेंगे जी, तो आप लोगों को वीबीटी में मैंने पढ़ा दिया है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तीनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे भाई, D2sp3 होंगे, है ना। तीनों के जो शेप होंगे वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये तीनों के तीनों 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और कैसे हैं, डायामैग्नेटिक हैं। कैसे स्पीसीज हैं ये, डायामैग्नेटिक हैं, और सभी के सभी में जो सभी के सभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो कर रहे हैं, देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीनों में, और 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन ये देगा, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये 3D का मेटल है तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कितना आएगा, 36। इसका कितना आएगा, EAN जो है 54, ये 4D का है तो ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है, तो इसका EAN कितना आएगा, 86, है ना। तीनों EAN को फॉलो करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा,
और शेप इनका ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, इसके बाद और कुछ है? अब हम लोग जो कंपाउंड देखने जा रहे हैं वो कंपाउंड है हमारा पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज। तो मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10। कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये? 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अनस्टेबल रहता है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और ये क्या रहता है? अनस्टेबल। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक्सेप्शन पढ़ा है। किसको? हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो स्टेबल है। लेकिन मैग्नीज का ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है भाई। तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करता है भैया? 3 प्रोसेस से गुजरता है। पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस क्या होता है? ये क्या बनाता है? मेटल कार्बोनाइलेट। क्या बनाता है? मेटल कार्बोनाइलेट। क्या बना लेता है? मेटल कार्बोनाइलेट। ऊपर लिख दूं, देखो मेटल कार्बोनाइलेट कैसे बनाता है भैया? देखो, ये सोडियम अमलगम से रिएक्शन करते हैं। सोडियम अमलगम से रिएक्शन जब करते हैं ना, तो ये बनाता है ये नेगेटिव चार्ज। आप देखो कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 5 दूनी 10 और 1 नेगेटिव चार्ज। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करेगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। ये एन को भी फॉलो करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। अब दूसरा प्रोसेस स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, प्रोसेस नंबर 2, ये क्या करता है? ये क्या कर लेता है भैया? डाइमराइज हो जाता है यार। क्या हो जाता है? डाइमराइज। तो डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन करा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइमराइजेशन कर लेता है ना जी, तो ये क्या बना लेता है? Mn2CO10। अब Mn2CO10 का स्ट्रक्चर यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको हम लोगों ने वीबीटी में भी पढ़ा हुआ है जी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़े हैं इसको। चलो, यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? 1 है। ये इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पूछ देता है। चलो, तो हम यहीं पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को मैं यहीं पे सॉल्व कराऊं। चलो, 2 मेटल है तो कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14। 14 हो गया भैया। एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लूं, लिख लें। 10 कार्बोनाइल है तो 10 दूनी 20, है ना? कितना हो जाएगा? 20 और 2 22 और 14 36 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक मेटल का 18 तो 2 मेटल का 36, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। कौन से कंडीशन में? जब ये डाइमराइज हो जाता है। चलो आगे आ जाइए भैया, प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 पे आ जाइए। ये क्या करता है? रिएक्शन विथ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। रिएक्शन विथ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ऐसा कोई भी चीज, कोई भी लिगेंड जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके, उससे ये रिएक्शन कर लेगा। तो कोई भी मतलब MnCO5 प्लस जेड, इससे ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? MnCO5 जेड, या जेड को इधर लिख सकते हो। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये हो जाएगा। जेड क्या हो सकता है भैया? कोई भी एल्किल ग्रुप या हैलोजन या कोई सा भी एल्किल ग्रुप यार, जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो भी, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बना। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनका शेप होता है। मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, मतलब क्या होता है? ये डायामैग्नेटिक होते हैं ये, ठीक है। और सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सारे के सारे।
और सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं, EAN को फॉलो करते हैं। मतलब इसका 36 आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका 54 आएगा और इसका 86 आएगा, है ना, ये ठीक है। चलो आगे आते हैं कोबाल्ट के कार्बोनाइल। तो देखो भैया 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 दूना 8, 9 8 कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो इसको क्या कराएंगे, 3 प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे। 3 प्रोसेस से कैसे गुजारें, प्रोसेस 1 यहीं पे कर देता हूं। प्रोसेस 1 में क्या बनाते हैं, कार्बोनाइलेट। क्या बनाते हैं, कार्बोनाइलेट। कार्बोनाइलेट में किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम अमलगम से रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम अमलगम से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 9 और ये 8 और 1, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दूसरा प्रोसेस क्या करा देते हैं, डाइमराइजेशन करा देते हैं। तो डाइमराइजेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2CO8 बन जाएगा जी। अब डाइमराइजेशन इसका कराएंगे तो ये बड़ा मजेदार चीज है भाई, ये 2 स्ट्रक्चर अटेन करता है ये कौन से स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में मैं बना रहा हूं, देखना। सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, एंट्रोपी क्या रहता है, कम। एंट्रोपी कम रहेगा मतलब बॉन्ड्स में जो वाइब्रेशन है वो कम रहेगा। ये है सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में ब्रीजिंग नहीं होगा और सॉलिड स्टेट में ब्रीजिंग होगा, ये बात याद रखना। और हम लोगों ने इसका क्या पढ़ा है, मेटल मेटल बॉन्ड पढ़ा है। अभी भी अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, 2 कोबाल्ट है तो 9 दूनी 18, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बोनाइल का। 18 और 2 20 और 16 36 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 कोबाल्ट का। तो एक कोबाल्ट के लिए कितना ले लेंगे हम लोग, 18, ठीक है। चलिए, तो ये 2 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। लिक्विड स्टेट में कोई भी ब्रीजिंग नहीं, जबकि सॉलिड स्टेट में 2 ब्रीजिंग होता है। इसी को पूछता है, कई एग्जाम में पूछता है भाई कि सॉलिड स्टेट में ब्रीजिंग है, लिक्विड स्टेट में नहीं। अब हम लोग आएंगे प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में कोई भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से ये रिएक्शन कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उससे रिएक्शन कर लेगा, फिर ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है भैया, मिथाइल है, SiR3 है, कोई भी एल्किल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, हाइड्राइड है, कोई भी हैलोजन है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर से, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर से ये रिएक्शन बिल्कुल कर लेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।